कैसे मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को हमारे YouTube चैनल जेपी एजुकेशन में स्वागत है। चलिए, आप सभी के लिए सबको ये बात बोले थे कि आज पार्ट 3 का क्लास होगा और पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2 का क्लास आपका पहले हो चुका है। पार्ट 3 का क्लास है। हम लोग क्लास 10 CBSE बिहार बोर्ड का एक क्लास 10 चल रहा है और 4 नंबर एक्सरसाइज है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का तीसरा पार्ट यानी पहले पार्ट और दूसरे पार्ट का विद्युत धारा का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट आपका थ्योरी हो चुका है। ये तीसरा पार्ट का और इसमें आपको लास्ट यानी पूरे के पूरे थ्योरी खत्म करने वाले हैं। चलिए, सारे की चीज देखते चलेंगे। कल का वीडियो आप लोग देखे होंगे तो उसमें सारे चीज बताए थे कि आज क्या क्या करने वाले हैं। वो सारी बात जैसे फ्यूज क्या होता है, फ्यूज के बारे में, इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में, यहाँ तक के आयरन इस्त्री होते हैं, उन सभी चीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बिल्कुल याद रखेंगे, घरों में जब हम लोग तार लाते हैं ना तो बिल्कुल 3 फेस लाते हैं। देखिएगा, कभी भी आप ट्रांसफार्मर पर से अगर तार लाएंगे तो ये 3 फेस आता है। एक तो आपका गर्म वाला होता है, एक आपका ठंडा होता है। गर्म वाला को पॉजिटिव बोलते हैं और जो ठंडा वाला होता है उसे हम लोग नेगेटिव तार बोलते हैं। और एक और तार होता है जिसको हम लोग अर्थिन बोलते हैं और अर्थिन आपका उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। एक जो होता है बिजली आने का काम करता है, एक जाने का काम करता है। अगर कहीं पर कटा छटा है तो उसको जो मैनेज करने वाला काम होता है जो अर्थिन होता है। जो ग्रीन कलर का जो तार होता है उसको हम लोग बोलते हैं। रेड कलर का तार जो पॉजिटिव होता है और ब्लैक कलर का तार होता है जो आपका नेगेटिव होता है। और जो ग्रीन यानी हरा कलर का जो तार होता है वो आपका अर्थिन का काम करता है, यानी कि वो आपका उदासीन होता है। तो ये 3 कलर के तार को हम लोग जानते हैं और 3 कलर का तार ही आता है। आप कभी भी स्विच वगैरह बोर्ड देखे होंगे उसमें आप देखेंगे 3 प्लग होता है, नहीं तो 5 पिन होते हैं। 3 पिन नहीं तो 5 पिन। आप 5 पिन में भी या 3 पिन में भी आप देखेंगे तो ये बिल्कुल याद रखेंगे, 3 पिन में एक ठंडा वाला, एक गर्म वाला और एक जो सबसे ऊपर में मोटा में और जो बड़ा में होता है उसको हम लोग बोलते हैं जो आपका अर्थिन का काम करता है। यानी ग्रीन वाला होता है वो आपका मोटा वाला और बड़ा वाला होता है। उसमें क्या होता है कि अगर किसी भी चीज का, या तो आप बोर्ड का हो या किसी भी टीवी का हो, फ्रिज का, कूलर का हो, और जैसे प्लग आप इन करते हैं तो देखिए जो सबसे बड़ा वाला और मोटा वाला पिन होता है वो सबसे पहले इन करता है। बोर्ड के अंदर जो होता है वो सबसे सॉकेट में सबसे पहले जाता है। और जब सबसे पहले जाता है, अगर कहीं पे लीकेज या कहीं पे कटा छटा हो तो उस अर्थिन वाला तार होता है, सभी को तार को एक जगह खींच करके और वो जमीन के अंदर अर्थिन में प्रवेश कर देता है। जिससे आप अगर उसको छुएंगे भी, किसी फ्रिज हो, कूलर हो या किसी भी चीज को आप छूते हैं और लीकेज अगर तार रहेगा फिर भी आपको करंट ना के बराबर मारता है, क्योंकि सारा अर्थिन के रूप में वो जमीन के अंदर चला जाता है। तो ये हमारा, और हम आपको बताते हैं कि हमारे पृथ्वी के अंदर का सबसे बड़ा जो अर्थिन का काम करता है वो हमारा पृथ्वी केबल है। क्या कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी के जो है सबसे बड़ा अर्थिन का रूप में काम करता है। चलिए, अगर हम पूरी तरह से बात करेंगे, आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। ये बात पहले शुरुआत अगर करें तो ये हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक बल्ब, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, जो बल्ब हम लोग जलाते हैं घरों में, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब कहते हैं। और इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे काम करता है ये बिल्कुल याद रखेंगे। पहले अगर बात करें तो विद्युत धारा जो होते हैं, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव का व्यवहारिक अनुप्रयोग विद्युत बल्ब या दीप्त लैंप होता है और इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब कहते हैं अंग्रेजी में। ये विद्युत बल्ब जो होता है, विद्युत बल्ब को ही इलेक्ट्रिक बल्ब कहते हैं। विद्युत बल्ब को ही एक हम लोग या तो विद्युत बल्ब कहे या दीप्त लैंप कहते हैं। और ये हमेशा याद रखेंगे, ये विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के कारण ये काम करता है। आपको ये भी बात करें तो इसे बनाने के लिए जो सबसे पहले एक बार इनको जो बनाने वाले जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने 1-2 बार की बात नहीं, कम से कम ये लगभग 100 से प्लस 100 से भी ज्यादा बार इसका यूज कर चुके हैं और तब जाकर के विद्युत बल्ब यानी कि बल्ब बनाने में वो सफलता हासिल किए थे। और ये सफलता हासिल उन्होंने उस समय की। ये बनाने के लिए आपको सबसे पहले अगर बात करें तो ये सिद्धांत जो होता है किस तरह से काम करता है, तो विद्युत बल्ब विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है, जिसे आत्मदीप्त या लैंप भी कहते हैं या कहा जाता है। बिल्कुल अगर इसकी बात करें, देखिए ये बिल्कुल कांच का एक बना होता है, कांच का बिल्कुल देखेंगे पूरी तरह से तो इसको हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। और इसको देखिए समझाते हैं, अगर आपको तो इस तरह से देखिए समझा सकते हैं, बहुत बड़े में भाग में दिखाते हैं, है ना। चलिए इस तरह से दिखाते हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा विद्युत बल्ब है। याद रखिएगा अच्छे से, अगर ध्यान में रहे तो बिल्कुल अच्छे से आपका काम करेगा कि ये क्या चीज है ना। चलिए इसको बहुत अच्छे से समझाने के लिए आपको बताते हैं
ये विद्युत क्या है, विद्युत बल्ब है। और इसके बारे में देखिए विद्युत बल्ब किस तरह से काम करने वाले हैं आपको। ये विद्युत बल्ब है और विद्युत बल्ब में आपको ये समझाते हैं कि ये चारों तरफ से कांच का एक बिल्कुल गोलाकार बंद होते हैं जिससे ये ढका हुआ रहता है और इससे दो जो तार होते हैं इसके अंदर प्रवेश करते हैं। दो बार, एक ठंडा वाला एक गर्म वाला तार जो होता है, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दो बार जाता है और आपस में दोनों वायर से कनेक्टेड जो होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। क्या होते हैं, फिलामेंट। और फिलामेंट ही जल करके हमें प्रकाश यानी रोशनी और उष्मा देता है। फिलामेंट जो होते हैं वो टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब में, इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट होते हैं वो क्या चीज का बना होता है, ये टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन एक धातु है और उस टंगस्टन धातु का बना होता है। इसके अंदर अक्रिय गैस भरे होते हैं। इसके अंदर क्या भरे होते हैं, अक्रिय गैस भरे होते हैं। अक्रिय गैस आपको बताया कि अक्रिय गैस हमारे पूरे वायुमंडल में या कह सकते हैं पूरे दुनिया में आज तक 6 ही खोजा जा चुका है, जो 6 अक्रिय गैस है। ठीक है, अक्रिय गैस के बारे में हम लोग साइंस जो है सोशल साइंस केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से जान चुके हैं और केमिस्ट्री वाले भाग में हम अच्छे से बताएंगे कि कौन कौन अक्रिय गैस है, उसके परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, वो सारी बात हम उसमें बताएंगे। यहाँ पर ये बस याद रखिए कि इसके अंदर अक्रिय गैस भरा जाता है। अक्रिय गैस इसलिए भरा जाता है ताकि ये जो टंगस्टन ऐसा जो आपका टंगस्टन जो फिलामेंट है वो जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो तुरंत ये टूट जाता है, भंगुर होते हैं। ऑक्सीजन से जैसे अभिक्रिया करेगा वो तुरंत टूट जाता है। इसीलिए अक्रिय गैस भरा जाता है ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन ना होगा और ना जल्दी वो गलेगा, जलेगा। तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं। अगर इसकी पूरी बात बनावट के बारे में जाने तो पूरी बनावट हम जानेंगे कि क्या इसका बनावट होता है। तब विद्युत बल्ब कांच का बना होता है। विद्युत बल्ब कैसा बना होता है, कांच का बना होता है। जैसे अब विद्युत बल्ब के रूप में आप देखेंगे तो पूरी तरह से कांच से ढका होता है, तो ये कांच का बना होता है। आगे कहें कि जिसके अंदर निष्क्रिय या अक्रिय गैस भरी होती है, जिसके अंदर अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस क्या होती है, भरी होती है। कहता है कि इसके अंदर टंगस्टन का एक फिलामेंट लगा होता है। इसके अंदर जो जल रहा है, तो आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर जो जल रहा है, जलने वाला जो चीज देखिएगा, ये जलने वाला भाग एक टंगस्टन का फिलामेंट होता है। फिलामेंट किसका होता है, टंगस्टन धातु का इसमें फिलामेंट लगा होता है और यही जो फिलामेंट है ये जलने का काम करता है। तो कहता है कि इसमें क्या अंदर टंगस्टन का एक फिलामेंट लगा होता है जिसका गलनांक 3000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है। इसका गलनांक होता है 3000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है, यानी 3000 डिग्री सेल्सियस तक अगर गर्म भी हो जाएगा फिर भी एक गलेगा नहीं, यानी इससे ज्यादा होने के बाद में गलने का संभावना होता है, इससे कम में नहीं गलेगा। कहता है कि इसका संपर्क बल्ब के बाहर लगे चालक टर्मिनल से होता है। टर्मिनल कहता है कि इसका जो संपर्क होता है, इसके जो कनेक्टेड होते हैं, जो बाहर लगे हुए एक टर्मिनल है, जो चालक मतलब कह सकते हैं कि तार से जो नेगेटिव और पॉजिटिव जो एनर्जी वाला तार होता है, वायर होते हैं, उस वायर से इसके क्या होते हैं, टर्मिनल से इसे कनेक्शन होता है, यानी कि संपर्क होता है। कहता है यह चालक जो होते हैं टर्मिनल का संपर्क विद्युत परिपथ से होता है, यानी इसका जो संपर्क जो होता है विद्युत परिपथ यानी कि तार से डायरेक्ट होता है और तार से बाहर निकलता है। और इसका क्रियाविधि सुनिए, क्रियाविधि मतलब इसका काम क्या होता है। तो जब परिपथ में लगे स्विच को, जब ये परिपथ हो, इस परिपथ में जब दो तार यहाँ से बाहर बाहर निकलता है तो ये तार जो होता है इसमें लगा होता है, एक तो जो होता है इसमें यहाँ पर, और एक ये बहुत जो ठंडा वाला होता है, और यहाँ वाला जो होता है भाग एक गर्म वाला तार होता है। इसके अंदर से जो तार जो जाता है और स्विच में जुड़ता है और बिल्कुल बैटरी वगैरह लगा हो, स्विच ये सब लगा हुआ है। जैसे आप स्विच को ऑन कीजिएगा तो स्विच के ऑन जब हम लोग जैसे करते हैं, कहता है कि जैसे स्विच को क्या करते हैं, दबाया जाता है, ऑन किया जाता है, तब उस परिपथ से धारा प्रवाहित होने लगते हैं। उस परिपथ मतलब उस तार से, उस वायर से करंट है जो वो प्रवाहित होने लगेंगे, जाने लगते हैं। तो कहता है कि विद्युत बल्ब में प्रवेश करता है और विद्युत बल्ब के अंदर वो चला जाता है, प्रवेश कर जाता है। विद्युत बल्ब में लगा जो फिलामेंट होते हैं वो गर्म होकर के ऊष्मा प्रदान करते हैं। ऊष्मा कह सकते हैं कि यानी गर्मी, और साथ में प्रकाश भी उत्पन्न करते हैं। गर्मी यानी ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करना शुरू करता है। कहता है यही ऊष्मा प्रकाशीय ऊर्जा में यानी प्रकाश के रूप में ऊर्जा में बदल जाता है। यानी इसका निष्कर्ष कर सकते हैं कि इसका रिजल्ट जो होता है, अतः विद्युत बल विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर काम करता है। इसका
रिजल्ट ये निकलता है कि अतः जो विद्युत बल्ब जो है वो विद्युत धारा के उसमीय सिद्धांत पर क्या करता है, काम करता है। तो ये इसका रिजल्ट होता है। तो इस तरह से बिजली का जो बल्ब होता है इस तरह से काम करते हैं और इस तरह से इसका बनावट होते हैं। आगे की अगर बात करें हम लोग तो ये देखेंगे कि विद्युत बल्ब के अंदर जो निष्क्रिय गैस भरी जाती है वो क्यों भरी जाती है। आखिर दूसरा गैस भी तो अगर हम बात करें तो हीलियम हो, लिथियम हो, इसके सॉरी हीलियम हो तो हीलियम और लिथियम की बात करें तो हीलियम तो आपका हो गया क्या, अक्रिय गैस। लेकिन हम लोग हाइड्रोजन गैस भी तो भर सकते हैं, नाइट्रोजन गैस भी तो भर सकते हैं, ऑक्सीजन गैस को भी भर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कई सारे ऐसे गैस है जिसको हम लोग उसमें भर सकते हैं। तो हम लोग निष्क्रिय गैस यानी अक्रिय गैस को ही क्यों भरते हैं, तो बिल्कुल इसमें याद रखेंगे। तो ये हमारी बात करता है कि विद्युत बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस भरी जाती है क्योंकि विद्युत बल्ब के अंदर लगा हुआ जो फिलामेंट होते हैं वो टंगस्टन धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होते हैं वो किस धातु का बना होता है, टंगस्टन धातु का बना होता है। और वे ऑक्सीजन से अगर प्रतिक्रिया करेगा, अब क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है। जब भी फिलामेंट जो टंगस्टन का जो फिलामेंट है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या कर देता है, ये तुरंत से ऑक्सीकृत हो जाता है और ये ऑक्सीकृत होकर के बल्ब के दीवारों पर गिर जाते हैं, यानी टूट करके दीवारों पर गिर जाएंगे। और जब दीवारों पर गिर गए तो इसके बचाव के लिए बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस को भरा जाता है कि ये बचा रहे और ज्यादा समय तक टिका रहे, यानी कि ये टूट फूट ना सके। जब टूटेगा नहीं फूटेगा तो इसको कह सकते हैं कि फ्यूज ये नहीं होगा, यानी कि जो बल्ब है वो बिल्कुल ना जलने लायक नहीं होगा, यानी हमेशा जलने लायक बना रहेगा। क्लियर। चलिए आगे हम लोग देखेंगे ये कि यानी कि विद्युत शक्ति क्या होता है, यानी विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिकल पावर जिसको बोलते हैं। विद्युत शक्ति को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर, यानी पावर इसका क्या होता है, ताकत आखिर क्या होता है विद्युत का, यानी कि करंट का। अब सुनेंगे कहता किसी विद्युतीय उपकरण, कोई भी विद्युतीय उपकरण, उपकरण मतलब होता है यानी यंत्र आप कह सकते हैं, उपकरण का मतलब क्या होता है, यंत्र कह सकते हैं, यानी कोई मशीन है। कहता किसी भी बिजली से चलने वाली जो मशीन है, उपकरण है, उसके द्वारा 1 सेकंड में उपयुक्त ऊर्जा को विद्युत शक्ति कहते हैं। कहता कोई भी यंत्र, कोई मशीन हो जो बिजली से चलता हो, चाहे टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, आयरन इस्त्री जो हो या हीटर कह सकते हैं, कोई भी मशीन हो वो बिजली से चलने वाला हो। कैसा चलना वाला हो, बिजली से चलने वाला हो। और जब बिजली से चलता है तो 1 सेकंड में जितना ऊर्जा को उपयोग करेगा, 1 सेकंड में जितना ऊर्जा को उपयोग करेगा उसी ऊर्जा को हम लोग विद्युत शक्ति कहते हैं। उसी ऊर्जा को क्या कहेंगे, विद्युत शक्ति कहेंगे, जिसे हम P द्वारा सूचित करते हैं। यानी विद्युत शक्ति को हम लोग P के द्वारा सूचित करते हैं, यानी कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल पावर, पावर के पहला लेटर जो होता है P, यानी इससे हम लोग सूचित करते हैं विद्युत शक्ति की, यानी इलेक्ट्रिकल पावर के पहला लेटर जो P होता है इससे हम लोग सूचित करते हैं। इसका ऐसा मात्रक वाट होता है, इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट होता है, यानी विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। और वाट को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि P बराबर W/T, यानी कि वाट जो अगर बात करें विद्युत शक्ति के बारे में तो ये जो होता है कार्य बटा समय, यानी कि कार्य 1 सेकंड में किए गए कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं, ये विद्युत शक्ति। यानी वैसे भी कह सकते हैं कि 1 सेकंड में किए गए कार्य को क्या कहेंगे, विद्युत शक्ति बोलते हैं। यानी P बराबर क्या हो जाता है, P बराबर W/T आपका आता है। हाँ, यहाँ पर अपन मान चेंज कर सकते हैं, जैसे W बराबर कुछ अगर हो तो उसका मान चेंज कर सकते हैं, T बराबर कुछ मान हो उसका मान चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो देख सकते हैं बहुत अच्छे से कि V बराबर IR दिया हुआ है। V बराबर क्या है, IR। वैसे W का मान हम लोग जानते हैं कि I² RT होता है। क्या होता है, I² RT। तो P के जगह पर P छोड़ देंगे, I² के जगह पर W के जगह पर I² RT, T से T खत्म, तो हमारा क्या आता है P बराबर I² R, यानी ये बचता है। और P बराबर I² R है तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका V बराबर भी IR होता है। तो IR के जगह पर V डालते हैं तो क्या हो जाता है, यानी V²/R, यानी कि VI इसको हम लिख सकते हैं। और इस तरह से इस फार्मूला को कई रूपों में हम चेंज कर सकते हैं, तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है विद्युत शक्ति का। आगे की अगर बात करें तो ये देखेंगे कि 1 वाट क्या होता है। जैसे 1 वाट तो अभी पढ़े हम कि जो पावर विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रा की बात करें तो वाट होता है। आखिर 1 वाट हम किसको कहेंगे, वाट तो समझ गए कि वाट होता है, 1 वाट किसको कहेंगे, 1 वाट का मान कितना होता है।
तो 1 वाट का अगर मान करें तो 1 जूल पर सेकेंड, यानी कि जितना जूल, जितना वो काम करेगा तो जूल में काम करता है, तो 1 जूल में, यानी 1 जूल 1 सेकेंड में किए गए कार्य को हम लोग वाट कहते हैं। यानी प्रति सेकेंड 1 जूल पर कार्य करने के दर को 1 वाट कहा जाता है। प्रति सेकंड में, यानी 1 सेकंड में 1 जूल काम करने के दर को हम लोग वाट कहते हैं। और यही जो वाट होता है इसका क्या होता है, डिफिनेशन होता है। अगर बात करें तो 1 वाट यानी 1 डब्ल्यू बराबर कह सकते हैं 1 जूल, 1 जूल बटा 1 सेकंड कहेंगे, 1 क्या बोलेंगे, सेकंड कहते हैं। और इस तरह से इसको हम लोग दर्शाने का काम करते हैं। क्लियर। चलिए अगला नंबर एक्सरसाइज देखेंगे, सॉरी अगला नंबर बात करेंगे कि विद्युत ऊर्जा क्या होता है। विद्युत शक्ति तो पढ़े, ये बात भी पढ़े, हम लोग विद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़े कि आखिर विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, यानी ऊर्जा जो एनर्जी होता है इसके बारे में। तब विद्युतीय कार्य करने की, विद्युतीय कार्य करने के क्षमता को हम लोग विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युतीय काम करने के क्षमता को क्या बोलेंगे, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। और इससे हम लोग W से यानी कि वाट से, यानी काम से जो वर्क होता है वर्क कह सकते हैं, तो वाट यानी कि कह सकते हैं कि यानी कि W से शुद्ध किया जाता है। विद्युत ऊर्जा जो है यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको किससे, W से शुद्ध किया जाता है। इसका SI मात्रा की बात करें तो इस SI मात्रा जूल होता है। याद रखेंगे ऊर्जा का SI मात्रा क्या होता है, जूल होता है। और इसकी अगर बात करें पूरा डिफिनेशन में तो W बराबर VQ होता है। W बराबर क्या हो जाएगा, VQ। हाँ, ये W के जगह पर दूसरा मान डाल सकते हैं, Q के जगह पर दूसरा मान डाल सकते हैं, और V के जगह पर भी हम लोग मान चेंज कर सकते हैं। लेकिन सबसे असली मान जो आपका आता है इसी प्रकार से, यानी कि ऊर्जा बराबर आता है तो क्या आएगा, V बराबर W बराबर VQ आ जाएगा। क्या, W बराबर VQ। आगे बात करते हैं जूल। जूल आखिर क्या होता है, हम लोग बात तो समझे कि वाट क्या होता है, विद्युत शक्ति क्या होता है, विद्युत ऊर्जा क्या होता है, ये वो जूल भी होता है कुछ। तो जूल के बारे में पहले समझेंगे। कहता है कि जब किसी चालक तार में, जब किसी चालक तार में 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर उसमें 1 कूलम आवेश का प्रवाह हो तो उसे चालक द्वारा किया जाता है, यानी उस चालक द्वारा किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। बहुत अच्छा और सिंपल बिल्कुल इसका डिफिनेशन होता है। क्या, कि जब किसी चालक तार में 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर उसमें 1 कूलम आवेश का प्रवाह होता है और उसी जो चालक द्वारा किया गया काम है उस काम को हम लोग 1 जूल कहेंगे, यानी 1 जूल कहलाता है। उसके द्वारा, उस चालक द्वारा किया गया काम, उस चालक द्वारा जितना काम करेगा, जितना वर्क करेगा, तो उस वर्क को हम लोग 1 जूल कहते हैं। उस वर्क को किया गया काम को हम लोग 1 जूल कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि 1 जूल बराबर 1 वोल्ट गुना 1 कूलम। 1 जूल बराबर 1 वोल्ट गुना 1 कूलम, यानी कह सकते हैं क्या कि 1 जूल कूलम गुना वोल्ट गुना कूलम आप कह सकते हैं इस तरह से। अब बात करेंगे अगला नोट पॉइंट में कि विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या होता है, kWh यानी 1 किलोवाट घंटा। इसकी बात करें तो व्यवसायिक मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा। इसको हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं kWh, यानी k हो जाएगा, W हो जाएंगे और H आपका हो जाएंगे, तो किलोवाट घंटा होता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला नंबर पॉइंट हमारा होता है विद्युत हीटर। आखिर ये विद्युत हीटर क्या होता है, तो विद्युत हीटर जिससे हम लोग खाना बनाते हैं उसको हम लोग विद्युत हीटर बोलते हैं। हीटर वैसे कई प्रकार के होते हैं, जैसे रूम हीटर होता है, वाटर यानी पानी को गर्म करने वाले हीटर होते हैं, रूम को गर्म करने वाले हीटर होते हैं। आप देखेंगे आयरन में लगे हुए होते हैं कुछ हीटर, उसको यह इंडक्शन में लगे हुए होते हैं हीटर। खाना बनाने के लिए भी हीटर का यूज होता है, उस हीटर की बात कर रहे थे। ये विद्युत हीटर यानी इलेक्ट्रिक हीटर की बात आज करेंगे। अब बात करेंगे कि ये काम कैसे करता है, तो ये सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि उष्मीय प्रभाव पर। कहता है कि विद्युत हीटर जो है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है, यानी मतलब है समझिए कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो ये अपने आप यानी कि गर्म होना चालू होता है, हीट हो जाता है। और जब हीट होता है तब जाकर के इसका काम बिल्कुल जो होता है वो चालू होता है, यानी उस तरह से काम करने लगता है। कहता है अगर बनावट की बात करते हैं, ये बनावट हम समझेंगे कि विद्युत हीटर चीनी मिट्टी का बना होता है।
विद्युत हीटर किसका बना होता है? चीनी मीटर का। विद्युत हीटर का ये बिल्कुल आप कह सकते हैं एक विद्युत हीटर है। विद्युत हीटर का आप बिल्कुल पिक्चर देख सकते हैं। अगर पिक्चर अगर अच्छे तरह से हम आपको दिखाएं तो बिल्कुल अच्छे तरह से दिखा रहे हैं आपको, है ना। चलिए ये पिक्चर को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब देखिए ये बहुत अच्छे से इसको देख सकते हैं आप लोग। चलिए देख लिए। चलिए ये आपका हो गया, ये आपका बिल्कुल फ्रेम हो गया। ये जो चारों तरफ जो फ्रेम वाला देख रहे हैं भाग, ये बिल्कुल चीनी मिट्टी का बना होता है। चीनी मिट्टी का इसलिए मिट्टी को भी बना सकते हैं। गांव देहात में कभी देखेंगे तो गांव देहात के लोग इसको मिट्टी के भी बना के रखते हैं, ताकि इसमें लागत हमको कम लगे। सिर्फ इसका वायर जो होता है, ये जो चारों तरफ जो स्प्रिंग की तरह देख रहे हैं ना, इसका यूज कर सकते हैं और इसका यूज करके और हीटर घर पे ही बना सकते हैं, यानी मिट्टी का भी बनाते हैं। लेकिन मिट्टी वाला जो होता है, जो पानी अगर थोड़ा बहुत गिर जाए तो उससे वो गलने का यानी कि खराब होने का डर होता है। और ये जो चीनी मिट्टी का होता है, ये पानी गिरे या कुछ भी गिरे इससे कोई फर्क इसको पड़ने वाला नहीं है, तो इसलिए इसको चीनी मिट्टी का बनाते हैं। तो विद्युत हीटर चीनी मिट्टी का बक्राकार यानी कि गोलाकार होता है, और इसमें एक यानी नली की तरह बने होते हैं, यानी खांचे बने होते हैं, जिसमें ये जो हीटर वाला जो भाग है यानी एल्युमिनियम का जो नाइक्रोम का बना होता है, ये नाइक्रोम वाला भाग इसको डालने के लिए काम किया जाता है। तो ये खांचे बने होते हैं जिसमें मिश्र धातु का चालक तार यानी नाइक्रोम के कुंडली लगी होती है। ये जो स्प्रिंग की तरह देख रहे होंगे, ये बिल्कुल गोला गोला घूमे घुमा की तरह, तो ये बिल्कुल किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। तो नाइक्रोम का कुंडली लगी होती है, पता, जिसे एक धातु के बनी स्टैंड में, एक धातु का बना हुआ स्टैंड है, देख रहे होंगे इस तरह से ये स्टैंड बना हुआ है। एक धातु का बना हुआ स्टैंड जो होता है उससे व्यवस्थित यानी उसमें रख दिया जाता है, और व्यवस्थित करने के बाद जिसका संपर्क बाहर यानी कि बाहर में एक तार लगा होता है, और उस तार से बाहरी विद्युत परिपथ से तार से इसको जोड़ दिया जाता है। और जोड़ने के बाद उसमें जब स्विच को जब दाबेंगे तो ये गर्म होने शुरू हो जाएगा, लाल हो जाएगा, लाल होकर के इससे उष्मा निकलते हैं और तब जाकर के खाना बनता है। इसका अगर अच्छे तरह से अगर बड़ा पिक्चर में हम आपको दिखाएं तो इस तरह से बड़ा पिक्चर में आपको दिखा सकते हैं। बड़ा पिक्चर आप देखेंगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि घरों में इसी प्रकार के हीटर को हम लोग यूज कर पाते हैं। तो इस तरह से अगर दिखाएं आपको तो ये देखेंगे। चलिए इस तरह से एक पिक्चर आप देखिए, एक पिक्चर के माध्यम से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। चलिए इस तरह से ये लगा हुआ, यही जो है बाहरी से, ये बाहर से स्टैंड लगा हुआ है ना। ये सबसे पहले बीच वाला जो उजला वाला सफेद वाला भाग दिख रहा होगा बीच में, यही आपका जो चीनी मिट्टी का बना होता है। किसका बना होता है? चीनी मिट्टी का बना होता है। इसके अंदर खांचे लगे हुए हैं जिसमें नाइक्रोम का वायर डाला जाता है, यानी कह सकते हैं स्प्रिंग की तरह डाला जाता है, और ये बाहर से तार से जोड़ा जाता है इसके अंदर, और ये स्विच दाबते हैं तब जाकर के, ये आपका इंडिकेटर है जिसमें लाइन आ रहा है, स्विच दाबते हैं तो जलना शुरू करता है। और ये आपका स्टैंड है जो धातु का बना स्टैंड होता है। किसका बना होता है? ये धातु का बना हुआ स्टैंड होता है, जिसमें बर्तन आप आसानी से रखे, बर्तन रखने से कोई दिक्कत नहीं होता है, इस लाइन वगैरह सब मारने वाली कोई भी बात नहीं होती। हाँ, इधर से एक तार होता है जो आपको बोर्ड में जो अति करने के लिए, खोसने के लिए आपको काम करता है। क्लियर? इस प्रकार का होता है। आगे की बात करें इसका क्रिया विधि, एक काम कैसे करता है? तो जब विद्युत परिपथ के स्विच को दबाया जाता है, ये विद्युत परिपथ है, इसके स्विच को जब जैसे आप दाबिएगा तो स्विच को जैसे दबाया जाता है तो विद्युत धारा जो है विद्युत हीटर के चालक टर्मिनल से होते हुए कुंडली में प्रवेश करता है। कहता है कि विद्युत धारा जो बिजली का करंट जो है इससे होता हुआ इसके अंदर इसमें प्रवेश करते हैं, और जब इसमें प्रवेश करने लगते हैं तो ये जाकर के कहता है इसके सिद्धांत पर काम करते हैं, उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करने लगते हैं, और रेड कलर के लाल हो जाता है। कहता है कि कुंडली के नाइक्रोम तार गर्म होकर के उष्मा उत्सर्जित करने लगते हैं। ये कुंडली का जो तार है नाइक्रोम का बना होता है, और एक गर्म होकर के और उष्मा यानी कि गर्मी उत्पन्न करना शुरू करता है, उष्मा उत्सर्जन करते हैं। कहता है जिसका उष्मा निकलने लगता है, जिससे क्या निकलता है? उष्मा निकलते हैं, जिसका उपयोग भोजन पकाने वाले चूल्हा में किया जाता है। जिसका उपयोग किसमें किया जाता है? भोजन पकाने वाले चूल्हा में किया जाता है। निष्कर्ष की अगर बात करें तो निष्कर्ष यानी किसका रिजल्ट ये समझेंगे कि अतः नाइक्रोम के तार से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, नाइक्रोम के तार से जब विद्युत धारा जैसे प्रवाहित होगा तो नाइक्रोम का तार गर्म होकर के और उष्मा उत्सर्जन करने लगते हैं, जो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर क्या करते हैं? ये आधारित होते हैं, सिद्धांत पर काम करते हैं।
क्लियर। इस तरह से हमारा जो है हीटर घरों में जो लगते हैं वो हमारा काम करता है, और वो आप घर पे चाहे तो बना सकते हैं। घर पे बनाने के लिए काम करना होता है, एक मिट्टी का एक इस तरह से खांचा बनाना पड़ेगा इस तरह से, और देखिए यहाँ पर जो तार जो जिस तरह से घुमा हुआ है इस तरह से इसको गड्ढा करना पड़ेगा, आपको नली की तरह बनाना पड़ेगा, और इसी नली में आपको नाइक्रोम का तार को व्यवस्थित करना पड़ेगा, सजाने पड़ेगा, और साथ में एक किनारा बिल्कुल आपको निकालना है, और इस किनारे से दो, एक ठंडा एक गर्म वाला तार आपको निकालना पड़ेगा। जैसे निकालिएगा तो उसको इस तरह से निकालिएगा जिससे बाहर से आपको लाइन ना मारे, और इससे आसानी से बर्तन उर्तन रख करके चूल्हा की तरह यूज कर सकते हैं। ये घर पे बना सकते हैं, कोई इसमें मेहनत नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत रुपया लगेगा जो नाइक्रोम तार में लगेगा, और बाकी बाहरी बाहरे वाला जो तार है वो इसमें लगेगा, ना कि इसमें मिट्टी वाला। इसको आप मिट्टी या चीनी मिट्टी का कुछ भी रूप में आप बना सकते हैं, बहुत अच्छा हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे, और अगला नंबर हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है विद्युत इस्त्री के बारे में, जिसको हम आयरन कहते हैं। जब हम लोग अपने कपड़े में जो आयरन देते हैं ये इसी पर काम करता है, और इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और एक विद्युत के उष्मीय प्रभाव है, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर ये भी काम करेगा, और इसके बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे। इसमें बिल्कुल बिल्कुल याद रखेंगे, इसमें एक रेत जो होते हैं, रेत जिसको कहते हैं बुरादा, हम लोग बिहार में वैसे बुरादा कहते हैं, और अगर अथी की बात करें हमारे अगर मतलब शहरी भाषा कह सकते हैं या कोई और भाषा कहे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग अथी अबरख के नाम से जानते हैं। अबरख का इसका मेन कमाल होता है, क्योंकि अबरख जो ऐसा अथी है मतलब खनिज है। अबरख एक ऐसा खनिज है जो विद्युत का कुचालक लेकिन उष्मा का सुचालक होता है। विद्युत का कुचालक और उष्मा का सुचालक होता है, इसीलिए इसको इस्त्री में या हीटर वगैरह में प्रयोग किया जाता है। समझिएगा, अगर विद्युत इस्त्री के बारे में तो इलेक्ट्रिक इस्त्री आयरन जो होता है वो क्या होता है, जो सुनिए। कहता सिद्धांत ये क्या कहता है कि यह विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करने वाला ये क्या यंत्र है। विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करने वाला क्या है, यंत्र है। इसकी बनावट की बात करें तो विद्युत इस्त्री में नाइक्रोम की एक पतली परत अबरख के दो पत्तियों के बीच लगा करके इसे एक धातु के प्लेट में कस दिया जाता है, जिसका संपर्क चालक टर्मिनल से होता है। जिसका संपर्क किससे होता है, चालक टर्मिनल से होता है। तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि विद्युत इस्त्री में नाइक्रोम की एक पत्ती होती है, और उसमें अबरख के दो पत्तियों के बीच लगा करके एक इसे धातु से प्लेट से जोड़ दिया जाता है। कसने पर इसका संपर्क किससे होता है, इसके संपर्क जो होता है टर्मिनल से हो जाता है। इसके बारे में हम आगे बताते हैं क्या होता है। इसे तो बनावट हो गया कि बनता है, इसका क्रिया विधि समझेंगे। क्रिया विधि क्या होता है, तो जब चालक टर्मिनल से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, जब चालक टर्मिनल से विद्युत धारा क्या किया जाता है, मतलब अंदर प्रवेश कराया जाता है, तो नाइक्रोम के पतली जो तार होते हैं, पत्ती होते हैं नाइक्रोम का, जिसमें भी नाइक्रोम होता है, यानी इस तरह से देखिए विद्युत का जो प्लेट होता है बिल्कुल इस तरह से होता है इस्त्री का, और इसमें बिल्कुल इस तरह से इसमें भी होता है ऐसे करके। नाइक्रोम का पत्ती जो होता है इस तरह से बिल्कुल होते हैं, और एक गर्म होता है तब जाकर के प्लेट भी गर्म होता है, हीट होता है, और प्लेट जब हीट होगा तो हम लोग को कपड़ा का जो होता है बिल्कुल सोच करने के लिए, यानी कि सीधा बिल्कुल सफेद, यानी कह सकते हैं कि फ्रेश करने के लिए, टाइट करने के लिए बिल्कुल उपयोगी हो जाता है। कहता है कि गर्म होकर के अबरख के पत्तियों को गर्म करता है। ये जब गर्म होता है नाइक्रोम, तो नाइक्रोम गर्म होकर के अबरख के जो पत्ती होता है, तो अबरख के पत्ती को पहले गर्म करता है। अबरख के पत्ती को गर्म करके, और अबरख के पत्ती गर्म होकर के धातु के प्लेट को गर्म करता है। अब धातु के प्लेट को क्यों गर्म करता है, क्योंकि धातु जो का प्लेट इसलिए गर्म करता है क्योंकि वो विद्युत का उष्मा का सुचालक होता है, और विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का जो इसलिए करता है क्योंकि वहां से अगर करे तो इस्त्रियों को अच्छे से टाइट कर सके, लेकिन इससे करंट ना मार सके। करंट क्यों नहीं मारेगा, क्योंकि एक विद्युत का कुचालक है, तो इसलिए करंट प्रवाहित नहीं करता है, आर पार नहीं करेगा, लेकिन गर्मी जो है प्रवाहित करता है, क्योंकि उष्मा का सुचालक होता है, जिसका उपयोग कपड़ों को इस्त्री यानी कि आयरन करने में किया जाता है। कपड़ों के सिलवटों को कहता है कि दूर करने में एक इसका उपयोग किया जाता है। कपड़ा के सिलवट किसको कह सकते हैं कि कपड़ा को अगर पकड़िए, इसको बढ़िया से अगर मोड़ दीजिए, आप मोड़ने के बाद इसको देखेंगे तो बिल्कुल चिंगूर जाता है, यानी एक जगह जमा ऐसा हो जाता है। तो इसको चिकन करने के लिए, साफ सुथरा करने के लिए, यानी कि टाइट करने के लिए हम लोग इस्त्री का उपयोग करते हैं, इस्त्री करते हैं।
क्लियर। चलिए आगे देखेंगे तो इसका निष्कर्ष ये समझता है कि अतः जब नाइक्रोम के पत्ती विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब नाइक्रोम के पत्ती से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो नाइक्रोम के पत्ती गर्म होकर के उष्मा का उत्सर्जन करता है, जो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं। ये भी विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर ही आधारित होता है। अगला नंबर काम करता है अब्रक के पत्ती विद्युत का कुचालक एवं उष्मा का सुचालक होता है। कहता है अब्रक के जो पत्ती होते हैं विद्युत का कुचालक एवं उष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर पॉइंट क्या कहता है, विद्युत फ्यूज। अब विद्युत फ्यूज यानी इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में जानेंगे। ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज है, पता है ये तो पहले से चल रहा है, आजकल तो एमसीबी वगैरह जो है वो सब चलता है, लेकिन ये पुराने जमाने का आपका है, क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज है। अब ये फ्यूज का क्या होता है कि ये बिल्कुल चीनी मिट्टी का बना होता है, बिल्कुल चीनी मिट्टी का बना होता है। यहाँ पर एक क्या होता है, कंडक्टर होते हैं, यहाँ पर कंडक्टर यानी दो कंडक्टर लगे होते हैं और दो कंडक्टर बिल्कुल दोनों में आपका लगा हुआ है। एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में एक वायर होता है और ये वायर होता है एक कमजोर तार का लगा होता है, यानी कि जिसका गलनांक बहुत उच्च होता है उसका लगाया जाता है, जिसको हम लोग फ्यूज वायर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फ्यूज वायर कहते हैं। और यही जो कंडक्टर है यानी कि ज्यादा कहीं पर खलबली हो या अगर शॉर्ट लड़ने की बात हो वहां पर ये क्या काम करता है, यानी एक गलने का काम करता है। तुरंत अचानक एक गल जाता है और गल जाएगा तो आपका टीवी फ्रिज कूलर एसी जो हो ये बिल्कुल खराब नहीं होता है, ये खराब होने से पहले गल जाता है, यानी कि कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो इसीलिए हम लोग फ्यूज का यूज करते हैं। क्लियर। अब इसके बारे में बनावट वगैरह सब जानेंगे तो बिल्कुल याद रखेंगे। सुनिए क्या कहता है, यह एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी यंत्र है, क्या यंत्र, क्या कह सकते हैं, यंत्र यानी मशीन है जो किसी विद्युतीय परिपथ में लघु पतन तथा अति भारण से सुरक्षा प्रदान करता है। अति भारण मतलब कहता है कि ये जलने से, यानी कि जो इलेक्ट्रिक मशीन जो है उन सभी को जलने से, लघु भारण यानी कि उन सबको शॉर्ट सर्किट होने से, शॉर्ट लड़ने से, जल जाने से, सभी से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, हमें बचाने का काम करता है। ऐसा यंत्र है जो विद्युत परिपथ में लगा होता है। इसके बारे में अगर बात करें तो ये देखेंगे कि विद्युत फ्यूज का चालक तार का गलनांक काफी कम होता है। विद्युत फ्यूज में जो तार होते हैं उसका गलनांक काफी कम होता है। यह सीसा एवं टीन के एवं कॉपर एवं टीन के मिश्र धातु होते हैं। सीसा एवं टीन का मिश्र धातु होता है, नहीं तो कॉपर और टीन का मिश्र धातु होता है, जिसका प्रबल धारा पहुंचने ही ये गल जाता है। प्रबल धारा मतलब तेजी से धारा जैसे पहुंचेगा क्या हो जाएगा, ये गल जाता है। क्या होता है, ये गल जाता है, बहुत जल्दी गल जाता है। और बहुत जल्दी गलने के कारण हमारे घर के जितने मशीनरी चीज है, इलेक्ट्रिक चीज है, वो सारे के सारे सुरक्षित पहुंच जाते हैं, यानी सुरक्षित रह जाता है। अगली अगर बात करता है तो कहता है कि घरेलू विद्युत परिपथ में, यानी घर में जो यूज करते हैं, जो बिजली का तार होता है उसमें विद्युत फ्यूज का आधार चीनी मिट्टी का होता है। आधार मतलब बेस की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो चीनी मिट्टी का देख रहे हैं, ये बेस होता है। और यही जो चीनी मिट्टी का चीज है इसको हम लोग बेस यानी आधार कहते हैं, और ये बेस चीनी मिट्टी का बनाया होता है। तब ये कहता है कि ये जो बेस जो होता है क्या क्या बना होता है, चीनी मिट्टी का। घरेलू परिपथ में विद्युत फ्यूज का आधार किसका होता है, चीनी मिट्टी का है। विद्युतीय उपकरणों में यह किसी कांच और बेलनाकार नली में व्यवस्थित होती है। ये किसी कांच में और बेलनाकार नली में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। कई सारे विद्युतीय उपकरण देखिएगा तो कांच है, जैसे मरकरी वगैरह देखे होंगे, जिसे सर्वे में नहीं मरकरी होता है उस तरह से, तो बिल्कुल इस तरह से लगे होते हैं, इस तरह से, इधर से, और एक कांच की तरह होता है, कांच होता है, और कांच के अंदर एक फ्यूज वाला तार लगे होते हैं, इस तरह से गोलाकार लगा होता है, और ये दोनों तरफ से लोहा वाला भाग होते हैं, दोनों तरफ क्या होता है, लोहा वाला भाग, और इस तरह से ये लगा होता है। ये जब जला कि समझिए फ्यूज आपका उड़ जाता है, यानी फ्यूज खराब होता है। और जब फ्यूज खराब होगा तो आपका कोई मशीन काम नहीं करे, इसको चेंज कीजिए तब जाकर के पुनः मशीन जो है वो सारे के सारे काम करना शुरू होते हैं। तो फ्यूज का भी योगदान सबसे बड़ा होता है हमारे घरों में। जब घर के में कोई बड़े महंगे जब सामान का आप चीज लगाए हुए हैं तब। आगे देखेंगे विद्युत विकिरण। ये क्या होता है, विद्युत विकिरण, जिसको हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक रेडिएटर। अब सुनिए इलेक्ट्रिक रेडिएटर क्या होता है। इलेक्ट्रिक रेडिएटर की बात अगर करें तो ये बिल्कुल याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक रेडिएटर का मतलब ही होता है ये किसी गर्म चीज को ठंडा करना।
किसी गर्म चीज को क्या करना, ठंडा करना। आप कभी कभी देखे होंगे, चाहे वो ट्रक हो, बस हो, या कोई कार हो, या कोई बड़े मशीनों में देखिएगा, जो गाड़ी चलाने वाले जितने गाड़ी देखेंगे, उन गाड़ियों में एक रेडिएटर होता है। रेडिएटर कह सकते हैं जिसको रेडी वाटर कहते हैं उसको, सॉरी उसको क्या बोलते हैं, रेडी वाटर। नाम सुने होंगे रेडी वाटर। रेडी वाटर क्या काम क्या होता है, ये पूरे मशीन जो चलते चलते गर्म हो जाते हैं, रेडी वाटर उसको ठंडा करता है, और ठंडा करके उसको बिल्कुल अच्छे टेम्परेचर पर ला करके उसको काफी समय तक हीट नहीं होने देता, और ठंडे समय तक और काफी ज्यादा समय तक उसको अच्छे से चलने का में मौका करता है, यानी चलने देता है। तो ये होता है रेडिएटर यानी रेडी वाटर का काम। और ये बिल्कुल आप देखेंगे तो जो हमारे घर में जो बहुत ज्यादा गर्म होने वाला जो चीज होता है उन सभी में लगाया जाता है इसका। अब इसका काम क्या होता है, जैसे इसको नॉर्मल अगर बात करें तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। ये हमारा जो मतलब नॉर्मल बता रहा है ये होता है, मतलब आजकल इससे कई गुना बहुत बेहतर आपका बन चुका है रेडी वाटर, रेडिएटर जिसको बोलते हैं। बहुत अच्छे रेडिएटर बन चुके हैं जो आजकल यूज होता है। इसके बारे में अगर बात करते हैं, चीनी मिट्टी का एक बेलन, ये चीनी मिट्टी का एक बेलन, जैसे नहीं रोटी वोटी बनाने वाला जो बेलन होते हैं, बेलना उस तरह से बेलन होते हैं। कहता है चीनी मिट्टी का बेलन पर नाइक्रोम के तार से कुंडलित लपेट दी जाती है। नाइक्रोम के तार से क्या लपेट दिया जाता है, एक कुंडलित यानी कि स्प्रिंग की तरह लपेट दिया जाता है, और इसे एक परवलीय कार दर्पण में व्यवस्थित कर दिया जाता है। एक परवलीय जो करके, इसको परवलीय करके मतलब गोलाकार भाग में इसको क्या कहते हैं, दर्पण में व्यवस्थित कर दिया जाता है। और जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, जब इसे एक तरफ से विद्युत धारा दिया जाए, दूसरी तरफ विद्युत धारा निकलता है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तब क्या होता है, ये नाइक्रोम तार कुंडलित गर्म हो जाता है, और गर्म होकर के उष्मा का उत्सर्जन करते हैं। किसका उत्सर्जन करता है, ये नाइक्रोम का तार है जो उष्मा का उत्सर्जन करते हैं, और ये उष्मा आगे चल करके प्रकाशीय ऊर्जा में बदल जाता है, और ये पूरी व्यवस्था विद्युत विकिरण कहलाता है। ये पूरी व्यवस्था को क्या कहेंगे, विद्युत विकिरण कहेंगे इस पूरी व्यवस्था को, यानी कि कह सकते हैं इलेक्ट्रिक रेडिएटर कहते हैं। इलेक्ट्रिक क्या कहेंगे, रेडिएटर कहते हैं। अब समझेंगे कि विद्युत फ्यूज का काम क्या होता है। तो विद्युत फ्यूज का क्षमता, तब देखिए विद्युत की क्षमता का तात्पर्य यानी मतलब यह होता है कि प्रबल धारा का मान पहुंचते ही विद्युत जो फ्यूज होता है वो क्या होता है, गल जाता है, और यह क्षमता विद्युत फ्यूज का क्षमता कहलाता है। यानी कह सकते हैं कि इधर से इलेक्ट्रिक करंट दिया जाए, इधर से इलेक्ट्रिक करंट दिया जाए, आप बीच में एक तार लगा हो, और जितना अगर ज्यादा तार जिसमें ज्यादा बिजली अगर जैसे उत्पन्न करेंगे, ये जो वायर होते हैं, ये विद्युत फ्यूज का जो तार होता है, ये बिल्कुल क्या होता है, गल जाते हैं, और जिस तापक्रम पर ये गल जाता है उसी क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, इसकी क्षमता बोलते हैं, यानी विद्युत फ्यूज का क्षमता बोलेंगे। और ये ऐसा ही नहीं, ये हर प्रकार के जितने विद्युत अति होते हैं, फ्यूज होते हैं, उन सभी में यही क्षमता होता है। यानी किसी में अगर मोटा तार लगाइएगा तो उसका विद्युत क्षमता ज्यादा होगा, किसी में अगर पतला तार लगाइएगा उसमें विद्युत क्षमता बहुत कम यानी कि नाम मात्रा के बराबर में होता है। तो जिस हिसाब से जैसा आप फ्यूज लगाएंगे उस हिसाब से उसका विद्युत क्षमता उसका होता है। क्लियर। अगला हम लोग जानेंगे अतिभारण। अतिभारण का मतलब होता है ओवरलोडिंग। क्या होता है, ओवरलोडिंग, यानी एक पतला तार आप 2 रुपया 3 रुपया मीटर वाला आप तार ले लीजिएगा, उसके फ्रिज, कूलर, एसी और कई सारे इलेक्ट्रिक जो चीज मशीनरी चीज है उन सभी को हम लोग चलाना शुरू कर दे तो उसमें ओवरलोड पड़ जाता है। क्या पड़ता है, ओवरलोड। और ओवरलोड पड़ेगा तो जो 2 रुपया 3 रुपया मीटर वाला जो तार लिए वायर लिए है वो वायर गल जाता है, जल जाता है। और जब जल जाएगा यानी उसको हम लोग कहते हैं कि ओवरलोड होने के कारण ये तार का हो गया, गल गया है, और उसी को हम लोग बोलते हैं ओवरलोडिंग। अब सुनिए कि जब किसी विद्युत परिपथ में कहता एक ही समय में बहुत सारे उच्च शक्ति वाले, एक ही टाइम में उच्च शक्ति वाले विद्युतीय उपकरणों को एक साथ जोड़ दिया जाता है। एक ही साथ कई सारे उपकरण जो होते हैं उन सभी को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, और एक ही समय में उन सभी को चालू कर दिया जाता है। यानी एक ही समय में जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है यानी सबको एक ही बार चालू कर दिया जाता है तो विद्युतीय परिपथ क्या हो जाते हैं, भंग हो जाते हैं, यानी जलना शुरू हो जाते हैं। और इसी जलने वाले घटना को हम लोग अतिभारण कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसी जलने वाले जो घटना होते हैं इसे हम लोग अतिभारण कहेंगे।
क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला नंबर आपका काम होता है लघु पतन। लघु पतन मतलब शॉर्ट सर्किट। अब ये होता है कभी कभी देखेंगे गांव घरों में होता है कि घरों में कहीं कहीं पे तार जल गया या कहीं पे बोर्ड होता है, बोर्ड जल जाता है। तो जलने का काम है किसी की कोई भी हो, कोई मशीन हो, वो जलना शुरू कर देता है। किसी मशीन का तार, फ्यूज, स्विच वगैरह जलना शुरू कर देता है, तो उसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मतलब शॉर्ट सर्किट मतलब ये शॉर्ट लड़के उसके जलना जो होता है शॉर्ट सर्किट कराता है। या लघु मतलब ये थोड़ा बहुत जलता है तो उसको बोलते हैं। अब शॉर्ट सर्किट मतलब देखिए ये सारे जो जलने वाला पिक्चर है, कहीं पर तार जल जाएगा, कहीं पे बोर्ड जल जाता है, तो उसी को हम लोग शॉर्ट सर्किट यानी कि बोलते हैं या लघु पतन बोलते हैं। जब किसी विद्युतीय परिपथ में जीवित तार, ये बिल्कुल जिंदा तार था, किसी विद्युत परिपथ में जीवित तार यानी गर्म तार और उदासीन तार, गर्म और ठंडा दोनों तार एक दूसरे में संपर्क में आते हैं, एक दूसरे में क्या होते हैं, सट जाते हैं। और जब सट जाएगा तब विद्युत परिपथ में धारा का मान बढ़ जाता है, और जब बढ़ता है तो प्रतिरोध का मान घट जाए, और प्रतिरोध जब घटेगा तो और संपर्क में जुड़े हुए विद्युतीय उपकरण आपस में क्या होता है, जल जाते हैं, और जल करके वो नष्ट यानी कि बर्बाद हो जाएगा, और इसी घटना को लघु पतन कहेंगे। अब क्या होता है, जब कभी कभी देखिएगा एक हमारे पास तार है, एक नहीं दो तार है, एक ठंडा वाला है, गर्म वाला तार। अब हम ज्वाइंट हो और उस ज्वाइंट पर जोड़े, आज जोड़ने के बाद ऐसे ही खुला छोड़ दिया, सटा के ऐसे छोड़ दिए। अब कभी कभी ये जो ज्वाइंट वाला तार है ये बहुत ज्यादा बिजली पार करते करते गर्म होने लगता है। गर्म होते होते एक जगह होने के कारण ये बिल्कुल जलना शुरू कर देगा। क्या हो जाएगा, जलने लगेगा। और जब जलेगा तो इसी को हम लोग जल करके ये पूरा अच्छा है तो आपका ये तार को बर्बाद कर देगा, नहीं तो फ्यूज का बर्बाद करेगा, नहीं तो आपको ये कैसा होता है कि आपको घर के जो बोर्ड होते हैं बोर्ड को ही जला देता है। जब ये सब का काम हो तो इसी को हम लोग शॉर्ट सर्किट बोलते हैं या लघु पतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लघु पतन बोलते हैं। और ये हर एक घर में होता है जब डुप्लीकेट या खराब प्रकार के आप लगाते हैं तार, तब इसका उपयोग क्या होता है, तो जब भी जोड़िए तार को, जब जोड़िएगा तो उसको में बिल्कुल टेप मार दीजिए या प्लास्टिक वाले चीज से उसको तोप दिया जाए, या ऐसा चीज से आप उसको बंद कर दीजिए, बांध दीजिए, ताकि उसमें कोई दूसरा तार जाकर के ना सट सके, है ना। इसके लिए हम लोग जानेंगे। देखिए लघु पतन यानी लघु पतन जो चिंगारी उत्पन्न होते हैं, तो चिंगारी उत्पन्न नहीं यानी कि नहीं उत्पन्न होते हैं। कहता है इसमें लघु पतन में चिंगारी उत्पन्न डायरेक्टली जलना शुरू हो जाता है। साथ में विद्युत ऊर्जा, विद्युत जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। विद्युत है जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, जिसे विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों, प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा इत्यादि के रूप में हम लोग करते हैं। किसको, विद्युत ऊर्जा का। विद्युत ऊर्जा का जो है सबसे बड़ा स्रोत है ऊर्जा का, और इसे हम लोग विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग, प्रकाश और साथ में यांत्रिक ऊर्जा इत्यादि के रूप में हम लोग इसका यूज करते हैं। अगली बात ये कहता है कि थोड़ी सी लापरवाही या असावधानी के कारण बहुत बड़ी क्या होती है, घटनाओं का सामना करना पड़ता है। थोड़ा बहुत अगर लापरवाही रहेगा या थोड़ा बहुत क्या होगा, असावधानी यानी सावधानी अगर नहीं बरतते हैं, तब क्या करना पड़ता है, बहुत बड़ी घटना का आपको सामना करना पड़ता है। मानव शरीर का प्रतिरोध 30,000 ओम होता है। यानी हमारे जो शरीर है, तो हमारे शरीर सूखा रहेगा तो हमारा प्रतिरोध कितना रहेगा, 30,000 ओम होता है। हमारे शरीर का प्रतिरोध कितना रहेगा, 30,000 ओम होता है। लेकिन जब हमारा शरीर जब भीग जाए, यानी कि क्या हो जाए, पानी से भीग जाता है या किसी चीज से भीग जाता है, तो 200 से 300 ओम के बीच ही हमारा प्रतिरोध रह जाता है। जिसके वजह से हम जब सूखे हुए रहेंगे तो हमको किसी भी वायर को और छुएंगे तो कम हमको प्रभावित करेगा। लेकिन यही हम भीग जाते हैं और कोई तार को अगर छूते हैं, कोई वायर को, इलेक्ट्रिक वायर को और छुएंगे, तो हमको जब झटका लगेगा तो बिल्कुल आपको सटाए, तार बिल्कुल सटर रहेगा, आपको छोड़ेगा नहीं। और अगर सूखा हुआ रहिएगा तो तार आपको झटका देके बिल्कुल छोड़ने का चांस होता है। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन अधिकांश चांस ऐसा होता है। तो बिल्कुल याद रखेंगे, मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है 30,000 ओम होता है। ये जो मुख्यतः चर्म पर यानी हमारे चमड़ों पर ये जो प्रतिरोध है वो पाया जाता है। मानव शरीर जब भीग जाता है, हमारा शरीर जब भीग जाएगा, तो ये जो है प्रतिरोध जो घट करके 200 से 300 ओम के बीच में ये हो जाता है। किसका, हमारे शरीर का जो प्रतिरोध है वो। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला नंबर काम देखिए
क्या कहता है, यानी इसका बचाव के बाद हम लोग जानेंगे कि उत्पन्न आखिर क्यों होता है। ये खराबी जो है, जो लघु जो कोई भी खराबी हो हमारे घर में, जो शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है या अति भार होता है, कैसे खराबी होता है, तो तार का ढीला संयोजन, यानी तार आप जोड़ेंगे और ढीला जोड़ दिए, तो ढीला जोड़िएगा तो हिल डोल करके करते करते ये क्या होगा, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, स्विच के खराबी, अगर मान लीजिए हमारे घर में जो स्विच लगा हो तो स्विच बिल्कुल क्या हो जाए, खराब जब हो जाते हैं तब जाकर के हमारे घर में जो जलना वगैरह जो है ये सारे चीज उत्पन्न होते हैं, चिंगारी वगैरह मारने लगेंगे। तीसरा बात कहता है उपकरण की खराबी, हमारे घर में जो मशीन है, मशीन अगर खराब हो जाते हैं तब भी ये सारी हमारे घर में जो होते हैं वो खराबियां होना उत्पन्न हो जाता है। साथ में लघु पतन एवं अतिभारण, यानी लघु पतन कर सकते हैं, डुप्लीकेट तार आप यूज कीजिएगा तब, ओवरलोडिंग कीजिएगा तब, या तार जब जोड़े और उस पर आप टेप वगैरह जो होता है वो नहीं साटे तब भी एक खराबी हमारे अंदर होता है। साथ में ये जो चिंगारी उत्पन्न होगा तब जाकर लहरने का डर होता है। अब इससे बचाव समझेंगे कि बचाएंगे कैसे, हमारे अंदर बचाव कैसे होगा, तो इस खतरे से बचाव का उपाय समझिए। सबसे पहले कि जब तार जोड़िए तो उसको जो जोड़ते ही जोड़िएगा तो किसी भी विद्युत रोधी किसी पदार्थ से उसको ढक देना चाहिए, यानी टेप मार दीजिए, प्लास्टिक से बंद कर दीजिए, या किसी भी चिमकिल जो होता है पॉलीथीन प्लास्टिक वाला उससे आप उसको बांध दीजिए, नहीं तो किसी भी चीज से बांध दीजिए, अलग कर दीजिए तार को, बिल्कुल अच्छे से जोड़ दीजिए और अलग कर सकते हैं, तो वो भी एक उपाय होता है। दूसरा उपाय कहता है कि किसी भी प्रकार के खतरा होने पर विद्युत परिपथ में लगे स्विच को बंद करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई खतरा हो, किसी को अगर लाइन मारता, करंट अगर बिजली मार दिया तो बिजली अगर करंट लग जाता है तब, या किसी घर में अगर आग लग जाए, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना अगर होने वाला हो तो सबसे पहले आप स्विच जाकर के बंद कीजिए, ना करके उसको बुताने में, आग लग जाता है तो बुताने में, या किसी को करंट मारता है उसको छुड़ाने में रहिए। सबसे पहले आप क्या ध्यान में रहना चाहिए कि स्विच जाकर के बंद करें, तो ये आपका दूसरा नंबर पॉइंट आता है। और तीसरा और सबसे लास्ट आता है कि संयोजित यानी जोड़ पर कसा होना चाहिए, यानी जब कोई भी तार को जब जोड़िएगा तो बहुत ज्यादा उसको कस करके रखिए, तो सबसे बढ़िया और बेस्टर होगा, यानी बेस्ट होगा। क्लियर। इस प्रकार के आज हमारा क्लास जो था इस तरह से खत्म होते हैं। हाँ, कुछ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रहेंगे, वो अगले नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलने वाले हैं। उसके लिए आप लोग बिल्कुल तहे दिल से बने रहेंगे, और आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद लास्ट वीडियो देखने के लिए। और हाँ, अगले वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा हो लाइक कर चलेंगे, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय।